नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको जानकारी दे दे, पुलिस बद्दी के तहत तालागढ़ पुलिस थाना के अंतर्गत जोगों में पुलिस की ओर से खनन माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि अंधेरे का फायदा उठाकर माइनिंग माफिया की ओर से जेसीबी मशीन और 2 ट्रक लगाकर अवैध खनन किया जा रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने मौके पर रेड मारकर पहले अवैध खनन का काम बंद करवा दिया है। पुलिस ने तीनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और पुलिस आगामी जांच में जुट गई है। सिरमौर जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से कई मास्टर प्लान तैयार किए गए, जिसके चलते नशा माफिया को सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। ऐसे ही ताजा मामला पुरवाला थाना के अंतर्गत सामने आया था, जहां पर पुलिस ने नशे की बड़ी खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया है, जहां से आरोपी को 4 दिन का रिमांड दिया गया है। खबर पाउंटा साहिब से, जहां बीती रात हुई बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कहर ने सलवाला गांव के एक परिवार को घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। घाट का सारा पानी ग्रामीणों के घरों और गौशाला में घुस आया है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बरसात का पूरा सीजन बाकी है। अभी से ही गांव की स्थिति, अगर पानी की निकासी का कोई इंतजाम प्रशासन नहीं करता है तो अगले महीने भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। कल शाम जैसे अम्बीवाला में पानी घुसा है, बरसाती पानी दोपहर खाले का, तो सभी ग्रामवासी अभी पाउंटा साहिब एसडीएम साहब के पास आए थे और चौधरी सुखराम जी साथ में थे। और गांव का पानी ऊपर से अम्बियाले में इतना पानी घुसा ऊपर से खाले का कि लोगों के घरों में पानी घुसा। वहाँ पे सीताराम जी और अपने ये साथ राम स्वरूप जी, गीताराम जी, इंदर सिंह जी, इनके सभी के घरों में, गोकल जी, सुबह गोकल के लड़के के फ़ोन आया था, उनके घरों में काफ़ी पानी घुसा है। तो हमने सबने मिलकर भी एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दी और इन्होंने एक्शन साहब को ऑर्डर किया है अभी इसी टाइम वहाँ पे मशीन भिजवाने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था, क्योंकि ये चुनावी साल है। अब जब बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है तो बजट को लेकर तमाम वर्गों की उम्मीदें सरकार से बढ़ जाती है। इस बार व्यापारी और मध्यम वर्ग को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जो केंद्र सरकार बजट बना रही है उसमें खिलाड़ियों के लिए अलग से फाइनेंशियल सपोर्ट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे खिलाड़ी होते हैं जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते और काफ़ी सारा टैलेंट छूट जाता है। तो मैं यही चाहूँगी कि बजट में सभी खिलाड़ियों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए और जब खिलाड़ी जीत के आते हैं तो उनके लिए एक जॉब का प्रावधान भी हो। देखिए, 23 जुलाई को ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जो है अपना बजट पेश करेंगी। हमारी उम्मीद तो यही है कि जिस तरह से आज की तारीख में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो खासकर टैक्स पेयर्स को जो हमारे टैक्स स्लैब है उसमें और नरमी बरतनी चाहिए, ताकि जो है हमारे टैक्स पेयर्स को इससे राहत मिल पाए। दूसरा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने के लिए, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह से हमारे बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, हमारे युवाओं को रोज़गार मिल पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ेगा
मेरा मानना है कि उससे जो है रोजगार के जो हमारे अवसर हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होंगे। एक्सपेक्टेड जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपना 7th बजट पेश करेंगे लगातार 7वीं, और मोदी सरकार का जो है ये लगभग 11वां बजट होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये देखने वाली है कि जिस हिसाब से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए हमारे पिछले 12 साल से इनकम टैक्स में कोई रिबेट्स नहीं आई हैं। तो हमारी ये बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि सैलरी क्लास को जो है इनकम टैक्स में रिबेट दी जाए, स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे उनके पास एक चल को पैसा आए हाथ में, जो इन्वेस्टमेंट बढ़े। और आप इसके साथ साथ आप ये देखिए कि हमारे देश के अंदर इस समय सिचुएशन ऐसी है कि जॉब क्रिएशंस कम है। जॉब्स को क्रिएट करने के लिए सरकार को सबसे जो PLI स्कीम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें जो है ऐसे फैक्ट्रीज लगाई जाएं, ऐसे जगह लगाई जाएं जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो इस समय हमारे देश में यूथ अनएम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा है, और उस यूथ को हमने आगे ले जाने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा जो है ऐसी इंडस्ट्री। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था। क्योंकि ये चुनावी साल है, अब जब बजट पेश होने की तारीख नजदीक आ चुकी है तो बजट को लेकर तमाम वर्गों की जो उम्मीदें हैं सरकार से बढ़ जाती हैं। इस बार व्यापारी और मध्यम वर्ग को भी सरकार से काफी उम्मीदें हैं, जिसे लेकर जनता टीवी के हिमाचल से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने लोगों से उनके दिल टटोलने की कोशिश की है। सुनिए। केंद्र सरकार का आम बजट आने वाला है और ऐसे में 23 जुलाई का समय तय किया गया है। 23 जुलाई को आम बजट आ रहा है और ऐसे में कई वर्गों को उम्मीद है कि इस बार का यानी मोदी सरकार का 3.0 जो ये बजट आना है इस कार्यकाल का, ये कैसा होगा, क्या ये लोक लुभावन होगा, क्या इसमें बदलाव होगा। और खास तौर पर हिमाचल, क्योंकि हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ पर एक अलग तरह की तस्वीर रहती है, तो क्या रियायत यहाँ पर मिलती है, क्या लोगों की यहाँ पर उम्मीद है, क्या यहाँ पर जीवन जो है और सरल हो सकता है, क्योंकि कई तरह के वादे जो हैं वो लगातार 2014 से देखने के लिए मिल रहे हैं। कितनी खरी ये मोदी सरकार उतरी है, क्या इस बार भी हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ खास इस बजट में होगा या फिर अभी भी इंतजार लोगों का होगा। इस पर बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ शिमला के हैं और कुछ वरिष्ठ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। सुभाष वर्मा। सुभाष जी, क्या है हिमाचल प्रदेश की मांग, इस बार क्या उम्मीद है, क्या हिमाचल के लिए बजट में कुछ खास होना चाहिए? जो मोदी गवर्नमेंट का ये पहला बजट इस गवर्नमेंट का होने जा रहा है, इसमें हिमाचल के लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसका एक कारण है, हिमाचल एक बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है और राज्यों से अगर तुलनात्मक करें, यहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। चाहे आप 4 लेन का लें, 4 लेन का जो यहाँ प्रोजेक्ट चला था उससे 4 गुना नुकसान हुआ, उसकी भरपाई के लिए स्पेशल ग्रांट हो, स्पेशल प्रोजेक्ट आए, तो इस बजट में उसका प्रावधान हो। दूसरा, किसानों को हर सुविधा दी जाती है, बीज से लेके खाद से लेके सब्सिडाइज हर चीज होती है, लेकिन इरिगेशन नहीं। बीज कहाँ से उग के भी हो, सूख जाएगा अगर पानी की व्यवस्था नहीं होगी। तो पानी इरिगेशन स्कीम, चाहे डिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो, उसके लिए कम से कम चेक डैम का प्रावधान हो और स्टेट के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट आए चेक डैम का, ताकि यहाँ पानी किसानों को मिले, सबसे बड़ी उपलब्धता होगी। और तीसरी बात, यहाँ जो बेरोजगारी से भी जुड़ा मुद्दा, वही यहाँ टूरिज्म सेक्टर से जुड़ा है। अगर ये टूरिज्म, हिमाचल एक टूरिज्म हब बन सकता है, अगर यहाँ टूरिज्म के लिए कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट इस बजट में आ जाए तो उससे कम से कम ये कि जो यहाँ का युवा बेरोजगार है वो स्वरोजगार में काम करेगा और अन्य को भी रोजगार देगा, और यहाँ बड़ी व्यापक उसमें संभावना है स्वरोजगार में। इस पर भी बात करते हैं, टूरिज्म पे भी आते हैं, लेकिन जीरो से कहीं से शुरू करने की आवश्यकता है। आप चलिए यहाँ से सबसे पहले बात कर लेते हैं। अपना नाम बताइए। परमानंद भारद्वाज। अच्छा परमानंद जी, मुझे ये बताइए कि हिमाचल में अब आप एक रिटायर्ड पर्सन हैं, है ना, वरिष्ठ नागरिक आप हैं, क्या आप ज़रूरत देख रहे हैं हिमाचल में? आपने इतने सालों में क्या बदलाव देखा और क्या आगे आप उम्मीद कर रहे हैं? हिमाचल जो एक छोटा सा स्टेट है हमारा, और यहाँ जो हमारी आर्थिक स्थिति है या इनकम के जो सोर्सेज है वो बहुत कम है। सबसे पहले जब हिमाचल बना था तो यहाँ चेक डैम का प्रोविज़न था, जिससे काफ़ी कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, पर उस चेक डैम स्कीम को ही बंद कर दिया। तो सबसे पहले तो हमें एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जिसके लिए इरिगेशन स्कीम होनी चाहिए और लोगों को पेड़ लगवाने चाहिए। पेड़ों से ही सब कुछ इनकम आ सकती है
और इस स्टेट में जो रोड है, रोड कनेक्टिविटी तो गांव-गांव तक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी विलेजेस है वहाँ सड़क की नेसेसिटी है, और फिर उसके मेंटेनेंस के लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए। ये नहीं भाई बना दो और उसको कच्चा रखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के लिए स्पेशल बजट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो हायर देन एनी स्टेट ऑफ इंडिया है। और यहाँ पर आज दिन तक 47 के बाद कभी भी रेलवे लाइन को कहीं शिमला से 1 इंच ऊपर नहीं बढ़ाया है। जो कि हमारा एप्पल ग्रोइंग एरिया है, वहाँ टनल से ही जानी है, और बॉर्डर एरिया तिब्बत का बिल्कुल साथ है। अगर टनलों से रेलवे लाइन आगे चले जाए तो डेवलपमेंट की बहुत बड़ी संभावना है, और टूरिज्म भी इसी से जा सकता है, क्योंकि जब तक हर चीज़ में फैसिलिटी। अब पानी की प्रॉब्लम देखो, शिमला में इतनी पॉपुलेशन है, ये पानी हर रोज़ कम ही कम आता है। और जितना बजट अलॉट हो रहा है आज दिन तक इस स्टेट के लिए, कभी भी राजा वीरभद्र ने ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसा कम है। अरेंजमेंट किया है। जो भी चीफ मिनिस्टर बनता है उसकी ये सोल ड्यूटी बनती है कि ये मेक अरेंजमेंट फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ। लेकिन बात मोदी सरकार की हो रही है। मैं आता हूँ आपके पास, आप अपना नाम बताइए। प्रमोद कुमार गुप्ता। बिजनेसमैन के लिए प्रमोद जी, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है एक बजट और उसके अंदर कुछ प्रावधान ऐसा, जिस तरह से अभी जीएसटी की बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा था कि बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, और जो मध्यम वर्ग का जो एक व्यापारी है उसके लिए क्या मांग और क्या कहता है ये बजट, क्या कहेगा ये बजट, क्या उम्मीद क्या है? बजट के लिए मैं इतना ही कह पाऊंगा कि इससे लोगों को बड़ा फर्क पड़ा है। जैसे अब हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, अब हम लोगों का जैसे है एक पैसा जितना भी आता है उसमें हम लोगों का टैक्स कटता है। अब बाकी जो बजट सरकार प्राइवेट आदमी काम कर रहे हैं उसमें सब आपको पता ही है सारी स्थिति का, कितना वो गलत काम हो रहा है, कितना सब कुछ हो रहा है। जो सरकारी मुलाजिम है, जैसे हम लोग रिटायरी आदमी हैं, हम लोगों को मतलब एक पैसा जो है बजट इसमें सरकार को देते हैं, जिसका सरकार हमारे को खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन है उसका कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। हाँ जी। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें भी सुधार आना चाहिए ताकि नए रोजगार जो हैं वो मिले। पहाड़ का पानी, ये नरेंद्र मोदी जो हैं वही ये बात कहते रहे हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस तरह से संभव होगा, इससे क्या होगा? एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, जितने ये मुलाजिम हैं जो इन्होंने दोबारा रीअपॉइंटमेंट कर रखे हैं, इनकी जगह पर अगर ये जो नए हमारे बच्चे हैं, जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो उनको ये रोज़गार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। क्योंकि अगर जो पुराने ही हम लोग ही रखते हैं, जैसे हम लोग रिटायरी हम लोगों को भी डिमांड आती है कि आप दोबारा जॉब ज्वाइन कर लीजिए। हमारे से कुछ आदमी एक्स सर्विसमैन और जो सिविल सर्विस से भी रिटायर हुए हैं, तो उनको भी मतलब काफ़ी लोगों की डिमांड आती है कि भी आप ऐसा मतलब ऑफिसर्स की डिमांड आती है, गवर्नमेंट की डिमांड आती है कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस 35 से 40 साल तक का लगभग सबका ही हाई है। तो अगर जो नए बच्चे काम नहीं करेंगे, कल को मान लो हम लोग जब नहीं रहेंगे, नए बच्चे रखेंगे, तो उन लोगों को काम सीखते हुए कम से कम 5 साल तो लगेंगे। गवर्नमेंट को इससे बड़ा लॉस है, जिसमें मैं कहूँगा कि नए बच्चों को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। तो आप अपना नाम बताइए। रामचंद्र कौंडली। अच्छा कौंडल जी, तो किस तरह से उम्मीद क्या है बजट से हिमाचल प्रदेश के लिए, क्या विशेष मिलना चाहिए जिससे यहाँ जो है वो और जिंदगी थोड़ी तेज़ हो जाए? देखिए, हिमाचल एक बहुत छोटा सा राज्य है और पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर खर्चे ज़्यादा है होते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, तो यह डैमेज ज़्यादा होता है, जिससे कि सेंटर से कुछ पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती, जिसके लिए कि स्पेशल पैकेज ये देना हिमाचल को बनता है। मेरा सवाल भी यही है कि जिस तरह से पिछले साल हमने देखा मानसून सीजन में एक बड़ा नुकसान हुआ, राज्य ने जो अपने स्तर पर आंकलन किया उसमें कहा गया कि 10 से 12 हज़ार करोड़ का नुकसान यहाँ पर हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद के लिए भी मना कर दिया गया कि कोई विशेष मदद जो है वहाँ से नहीं मिली। तो ऐसे में कितना फर्क पड़ता है, क्या ये उम्मीद है? अभी हमारी जो है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक स्थिति जो बहुत ये पतली हो गई है, जिससे कि इनको स्टेट के जो एम्प्लॉइज़ को जो है जो देनदारी देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, और जिससे कि ये इसलिए जो सेंटर से ये इस बजट में हम ये आशा करते हैं कि वो इस स्टेट को ज़रा थोड़ा सा पूरी तरह से पैकेज मदद दे, जिससे कि स्टेट अपने मतलब डेफिसिट से उबर सके।
तो आपको कुछ आपके भी रिश्तेदार होंगे इधर उधर जो नेचुरल कैलेमिटी जो पिछले साल एक बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आया, तो उसमें उनको कुछ राहत मिली है क्या? जो सरकार ने अपना यहाँ पर जो अपना 4500 करोड़ के आसपास जो अपना विशेष राहत पैकेज दिया था, क्या उससे गुजारा हो गया है या अभी है? बहुत कम मिला जी, वो तो ऊँट के मुंह में जीरा है जी, ऊँट के मुंह में जीरे के हिसाब है, उससे कोई भी थोड़ा थोड़ा मिला है। अगर किसी का 10-12 लाख का नुकसान हुआ है तो उसको 80,000 मिल गया, 1 लाख मिल गया, मैक्सिमम 1 लाख मिल रहा है, तो उससे क्या कर पाएगा गरीब आदमी? यहाँ की सरकार ने कुछ उसमें बदलाव भी किया है नियमों में, जो 1 लाख मिलता था उसको 7 लाख मिल रहा है मकान के लिए, क्या वो राहत है? उससे तो कुछ राहत मिली है। तो मोदी सरकार से क्या उम्मीद है कि अब विशेष पैकेज? खासकर स्टेट के लिए जो है ना जी, पैकेज मिलना चाहिए जिससे कि ये स्टेट जो है अपने मतलब इस कर्ज से उबर सके। और इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट का है, अब उन एम्प्लॉइज को क्या जो 40 साल सर्विस कर गए दोबारा उसी को रखने का कोई औचित्य नहीं है। नए आदमियों को जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उससे हाँ उनको मौका मिलना चाहिए, और उससे क्या हमारी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या सॉल्व हो जाती है। और बनता भी उन्हीं का ही है, जितने 40 साल सर्विस कर ली उसके बाद तो सब कुछ है, पेंशन दे रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए कोई नहीं, नए यूथ को जो मौका मिलना चाहिए जॉब में, तो ये चाहते हैं। चलिए शुक्रिया। सुभाष जी, एक मेरा सवाल भी है। देखिए, 2 चीजें हैं, एक सेब की फसल जो कि 5,000 करोड़ का एक अलग एक आर्थिकी है, बड़ी आर्थिकी है हिमाचल प्रदेश, टूरिज्म के बाद अगर देखें तो सबसे बड़ी आर्थिकी है। तो टूरिज्म और एप्पल को जो ये सेब है, इसके वायदे जो पिछले तौर पर अभी किए जा चुके हैं 2014 से लेकर अब तक, मोदी सरकार इन्हीं वायदों के ऊपर जो है वो चुनाव जीतती आ रही है। हिमाचल में क्या ये वायदे पूरे हुए हैं? नहीं, ऐसा कुछ विशेष पूरा नहीं हुआ है। उसमें कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था थी ताकि बागवानों को कम से कम जब बम्पर क्रॉप आती है उसे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके समय अनुसार उसे वितरित किया जाए, आगे मार्केटिंग की जाए तो उन्हें अच्छा दाम मिलता है। तो ये कोल्ड स्टोरेज की हर पंचायत लेवल में इसकी सुविधा होनी चाहिए, और ये ऐसा हम आशा रखते हैं कि इस बजट में कोई प्रदेश के लिए ऐसा हो। और बाकी जहाँ तक हिमाचल के लिए बात है, जो विशेष पैकेज हो, तो हम चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से ना देखा जाए, ये सामाजिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, क्योंकि हमारे साथ बाहरले देशों के बॉर्डर भी लगते हैं, उस दृष्टि से यहाँ के लिए विशेष पैकेज का आवंटन हो। लेकिन सेब की फसल जो है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो कोल्ड स्टोरेज में इस समय कोल्ड स्टोर में जो लोगों के सेब थे, अब मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का सेब जो है वहां पर पड़ा है, और ये आम बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो ये जो 1 करोड़ का सेब वहां पर पड़ा था, जो इम्पोर्ट ड्यूटी जो है जिसे कहा जा रहा था कि उसे 100% बढ़ा दिया जाएगा ताकि बाहरी जो देशों से सेब भारत में आता है वो थोड़ा महंगा हो और यहाँ के सेब की फसल को जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो, उनके जो अपने बागवान है उनको थोड़ा फायदा इससे हो। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो 1 करोड़ का सेब पिछले कुछ समय से लोगों का कोल्ड स्टोरेज में था और अब इंपोर्ट ड्यूटी जो है उसे बढ़ाने की बजाय थोड़ा घटा दिया गया है, वो सेब जो है उसको नुकसान काफी बड़े स्तर पर हुआ है। क्या इसमें उम्मीद है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाना चाहिए जो अपना वायदा था? बिल्कुल, इसमें स्टेट गवर्नमेंट से के डिस्कशन के बाद कोई ऐसी पॉलिसी लाए जो कम से कम बागवानों के हित में हो और स्टेट के हित में हो तो ही। और जहाँ तक सेब के इनकम की बात है, ये हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाता है, तो इसलिए जो एप्पल ग्रोइंग स्टेट है इसमें एक विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तो और कम से कम ट्रेन मालगाड़ी का अगर रूट इस एप्पल बेल्ट में आगे एक्सटेंड हो तो ये एक कैरिज की बहुत बड़ी अव्यवस्था है। रेल के लिए मैं इसी पे आ रहा था आगे कि रेल के जो ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं थी, वायदे थे। अनुराग ठाकुर जो है वो कहते रहे कि भानुपल्ली रेल से जो है वो आगे हम आ जाएंगे, लेकिन वहाँ कुछ खास अभी तक काम उस पर नहीं हुआ, लेकिन काम चल रहा है। अम्ब से आगे जो है वहाँ तक भी रेल जो है वो पहुँचाई गई और ये भी एक अपना चुनावी वायदा भी था और उसे पूरा भी किया गया, बहुत आगे तक रेल पहुंची। लेकिन सामरिक दृष्टिकोण से अब हिमाचल के साथ जो चीन है उसका एक बॉर्डर लगता है, उसके साथ ही जो तिब्बत वाला बॉर्डर है वो साथ में लगता है, तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सामरिक दृष्टि से अगर ट्रेन जो है वो वहां तक पहुंचे? सामरिक दृष्टि से अगर देखें ना तो ये ट्रेन ये डिस्ट्रिक्ट शिमला का एप्पल बेल्ट एरिया पूरा कवर होता है। इससे दोनों लाभ होंगे,
बागवानों को भी होगा और हम सामरिक दृष्टि से भी बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ये इसमें एक भी इंच शिमला शहर से आगे इधर को एप्पल बेल्ट की तरफ रेलवे का एक्सटेंड नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की ये पहला बजट होगा, इसमें कम से कम रेलवे के लिए इस पोर्शन में कुछ ना कुछ मिले। शुक्रिया हमसे बात करने। तो एक अपना नाम बताइए सर। आर्यन शर्मा। हम देख रहे हैं पर्यटन, देखिए हम रिज पे खड़े हैं और रिज पे जरा तस्वीर आप एक बार दिखा दीजिए, जरा इस तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। ये जो रिज, तो इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।